अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख। सबसे पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में दायर होने वाली एक दरख्वास्त की, जो कि सुप्रीम कोर्ट के दो हाजिर सर्विस जजेस जस्टिस काजी फायज़ ईसा, जो कि नामजद चीफ जस्टिस भी हैं, और फिर एक सीनियर तरीन जज यानी जस्टिस तारिक मसूद के खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई है। और इसमें कहा गया है कि जस्टिस फायज़ ईसा और जस्टिस तारिक मसूद तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं। ग्राउंड ये बनाए गए हैं कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा, जस्टिस तारिक मसूद ने जो सिविलियंस के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल से मुतल्लिक समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए, जिस तरह से वो उठकर गए, उससे बहुत से जो पहले ही अदालती निज़ाम के ऊपर सवालात उठ रहे थे उसको हवा दी है, उसके ऊपर मज़ीद तशवीश पैदा की है। कहा यह गया है दरख्वास्त गुजार की तरफ से कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा, जस्टिस तारिक मसूद ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर दिए गए हुक्म इम्तना की खिलाफ वर्जी की। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस चीफ जस्टिस की जानिब से सौंपे गए अदालती और इंतज़ामी काम करने के पाबंद हैं, और जज साहिबान ने अहम नौयत के केस में बैठने से इनकार किया। और ये तो आपको पता ही होगा कि जिस वक्त ये केस चल रहा था, इंतहाई अहम नौयत का केस, हमने भी डिस्कस किया कि सिविलियंस के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल के दौरान जस्टिस काजी फायज़ ईसा और इन दोनों जस्टिस तारिक मसूद का ये मौक़िफ़ था कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात से मुतल्लिक जो केस सुप्रीम कोर्ट में है, जो दरख्वास्त है, उसके ऊपर पहले फैसला हो तो बाद में बाकी जो मुकदमात हैं उनको सुना जाए। इससे क्लैरिटी आएगी। इस दरख्वास्त का फ़ैसला होने से पहले बाकी चीज़ों को सुनना मज़ीद इब्हाम पैदा करेगा। अब सवाल ये है कि ये जो केस दायर किया गया है, इसके असरात क्या होंगे? क्या मौजूदा अदालती बहरान आने वाले चीफ जस्टिस के लिए भी बड़ा इम्तिहान होगा? एंड ऑफ कोर्स इस पिटिशन को भी हम डिस्कस करेंगे। हमें आज पैनल पर ज्वाइन करें सुहेल बड़ाइद साहब, सलीम साफ़ी साहब, मज़हर अब्बास साहब और रीमा उमर साहिबा भी स्काइप के थ्रू हमारे साथ मौजूद है। रीमा, आप इसे शुरू करते हैं। हमें इसमें जो ग्राउंड्स अपनाए गए हैं और जो इन जनरल तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई है इन दोनों जजेस के खिलाफ, जिनमें से एक नामजद चीफ जस्टिस भी हैं, आपको इसकी मेंटेनेबिलिटी कितनी लगती है और इसका मकसद क्या लगता है? जी शुक्रिया लीना। माजरत के साथ एक बिल्कुल फजूल पिटिशन है, बिल्कुल फ्रिवलस पिटिशन है। हमें इसको डिस्कस भी नहीं करना चाहिए। ये न्यूज़ वर्दी तब हो अगर ये मेंटेनेबल जो है वो सुप्रीम कोर्ट कहे कि मेंटेनेबल है और इसको एडमिट किया जाए, इस पे हेयरिंग्स हो। अभी तो ये एक पिटिशन है, इस तरह की दर्जनों सैकड़ों पिटिशन सुप्रीम कोर्ट जाती हैं, उनको मेरा नहीं ख्याल लेजिटिमेसी या क्रेडिबिलिटी देनी चाहिए उनको डिस्कस करके। आप इसकी जबान ही देख लीजिए किस तरह की इस्तेमाल की गई है। ये कहा गया है कि जो कंटेमर्स हैं उन्होंने रियासत के खिलाफ जुराइम किए हैं, उन्होंने मुल्क में जो अमन व ईमान है उसको सैबोटाज किया है, उन्होंने ना बताया है वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट की बात कर रहे हैं, सिविल कंटेम्प्ट की बात करें, जुडिशल कंटेम्प्ट की बात करें, सब प्रोविजंस जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के कानून की हैं वो डाल दी हैं। तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई भी वेट है। आप सियासी जो सिचुएशन है मुल्क की, उसको साइड पे भी अगर रखें तो आप सिर्फ प्योरली मेरिट पे देखें, ये बिल्कुल पिटिशन में का ना सर है ना उसका कोई पैर है। तो मेरा नहीं ख्याल इसको लेजिटिमेसी देने की हमें ज़रूरत है। ठीक है। अच्छा रीमा, अगर ऐसा है तो आप इसका मकसद क्या समझती हैं? क्या आप ये समझती हैं कि जो अंदरूनी सियासत है सुप्रीम कोर्ट की, जो बड़ी वाज़े खुल के सामने आ गई है, ये आने वाले चीफ जस्टिस के लिए, आने वाले दौर के लिए भी बड़ी ख़तरनाक हो सकती है? ये जो एडवोकेट साहब हैं, ये अक्सर इस तरह की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटिशंस जो हैं वो मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में करते रहते हैं पिटिशंस। बहुत दर्द है, लगता है इन्हें सुप्रीम कोर्ट का और अदालतों की जो इज्जत है उनका, मोर लॉयल टू द किंग देन द किंग हिमसेल्फ, क्योंकि जो बुनियादी इख्तियार है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का वो तो अदालत का होता है या ग्रीव्ड पार्टीज का होता है। ये कौन है जो ये पिटिशंस करते रहते हैं? तो मुझे नहीं समझ आती लीना, बट ऑफ कोर्स हमारे मुल्क में इस तरह के जो पिटिशनर्स हैं उनको किसी ना किसी की तरफ से शायद कुछ होता है, कुछ इशारा दिया जाता है, कुछ उन्हें आशीर्वाद होता है। तो मुझे नहीं मालूम इस केस में क्या है, बट इन एडवोकेट साहब के बारे में तो ये मशहूर है। आप इनकी हिस्ट्री निकाल के देखें, इस तरह की बहुत सी वो पिटिशंस करते हैं। जहां तक अदालत का अंदरूनी मामला है, अलीना आपका जो सवाल है, देखिए हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं कि एक क्राइसिस की सिचुएशन तो है, लेकिन आज एक मुख्तलिफ पहलू से उसको देख लेते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी भी है। अब एक नए चीफ जस्टिस आएंगे,
आई डोंट नो, हमने इस शो पे पिछले हफ्ते बात की थी कि नहीं, हमारी एक और खातून जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में है, 2 खवातीन सुप्रीम कोर्ट में आई हैं अब। बहुत मेरी नज़र में तो वेलकम एक एडिशन है ये, और एक नया दौर शुरू होगा सुप्रीम कोर्ट का सितंबर में। जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपनी ही जो स्टैंडर्ड्स हैं बहुत हाई सेट किए हैं, उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशंस दी हैं सुप्रीम कोर्ट के ऐसे इश्यूज पे जो कई सालों से, दहाइयों से हमें बहुत मुल्क की सिचुएशन को उन्होंने कश्मकश में डाला हुआ है, जिसमें 184(3) का इस्तेमाल है, सो मोटो का इस्तेमाल है, बेंच की फॉर्मेशन का जो इख्तियार है उसका इस्तेमाल है, जुडिशल अकाउंटेबिलिटी के जजेस जो हैं उनकी कोई एहतसाब उनका नहीं होता, उसके सवालात हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा ने इन सब पे बहुत स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ जो है उन्होंने पब्लिकली लिया हुआ है। तो उनके लिए एक टेस्ट होगा कि क्या जब वो चीफ जस्टिस के ओहदे पे होंगे तो क्या वो जो उन्होंने बातें की हैं उनको इम्प्लीमेंट भी कर सकेंगे एक्शन में या नहीं। अगर वो कर सकेंगे, उनका 1 साल का टेन्योर है, ज्यादा लंबा नहीं है, लेकिन अगर वो शुरुआत या एक डायरेक्शन बेहतर सेट करेंगे तो हमारी अदालती निज़ाम के लिए बहुत बेहतर होगा। क्योंकि रीना साफी साहब की ये कंप्लेंट रहती है और मैं इससे एग्री करती हूँ, बीइंग अ लॉयर माई सेल्फ इवन, कि पाकिस्तान में हर मसला जो है वो अदालतों में क्यों जाता है। कभी तो हमारी पार्टीज हर जो इशू है, सियासी इशू, वो कोर्ट्स ले जाती हैं, अगर वो ना लेके जाएं तो अदालतें खुद सो मोटो 184(3) के तहत कूद पड़ती हैं सियासी मैदान में। मैं किसी और ऐसे मुल्क को नहीं जानती जिसमें हर टॉक शो पे सुप्रीम कोर्ट जो है एक सवाल उस पे जरूर होता है बहुत, और ये कोई भी सुप्रीम कोर्ट चाहे जितने भी इंटेग्रिटी वाले जजेस क्यों ना हो, इस तरह की स्क्रूटनी पॉलिटिकल मामलात पे वो नहीं विथस्टैंड कर सकते। तो आहिस्ता आहिस्ता सुप्रीम कोर्ट जो बहुत ज्यादा पॉलिटिसाइज हो गई है, हर मामले में दखल अंदाजी करती है, मेरा ख्याल है उस रोल को उनको थोड़ा पीछे जाने की जरूरत है। तो देखते हैं कि किस तरह ये आगाज होता है। मुश्किलात बहुत ज्यादा हैं, हम इस शो पे बहुत बार बात कर चुके हैं, लेकिन मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है, तो उसको उस पर्सपेक्टिव से भी देखा जा सकता है। सुहेल वड़ैच साहब, आपका क्या तज्जिया है? क्योंकि जब भी हम बात करते हैं तो हम ये ज़रूर कहते हैं कि, और है भी हकीकत, कि सुप्रीम कोर्ट अपनी पावर डिराइव करता है, या चीफ जस्टिस अपनी पावर डिराइव करता है जितने बाकी साथी जजेस होते हैं उनकी हिमायत से ख़ास तौर पे। तो क्या आपको लगता है कि इस वक्त जो आपको डिवीज़न नज़र आ रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जस्टिस काजी फायज ईसा जब चार्ज टेक करेंगे, नया दौर शुरू होगा सुप्रीम कोर्ट का, तो वो हिमायत हासिल कर पाएंगे, चीज़ों को स्मूथ ओवर करेंगे? जी हाँ, ये बड़ा एक मुश्किल सवाल है, और असल सवाल ये भी डिस्कस हो रहा है कि जस्टिस फायज ईसा साहब जो है उनका रोल किस तरह का होगा। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि भाई जो है नून के लिए कुछ अच्छे दिन आ जाएंगे, उनके खिलाफ जो फैसले हुए हैं वो शायद रिवर्स हो जाएंगे, उसमें कुछ तब्दीली आ जाएगी। दूसरी तरफ इस वक्त आज की सूरत हाल में ये लग रहा है कि शायद एस्टेब्लिशमेंट भी कुछ रिलीफ जो है वो महसूस करेगी जस्टिस बंदियाल के जाने के बाद। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जस्टिस फायज ईसा का अगर माजी का जायजा लिया जाए तो जितना सख्त स्टैंड उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जस्टिस अपना जनरल फैज के जमाने में लिया, और धरनों पे जो उन्होंने फैसला दिया उस वक्त कितनी सख्ती थी, और उसके बाद उन्होंने कितना वो भुगता, उनके खिलाफ रेफरेंस तक जो है वो चला गया, उनके खिलाफ इंक्वायरियां हुई, उनकी वाइफ जो है वो अदालतों में पेश होती रही। तो अगर उनके इस रोल को देखा जाए तो ऐसे लगता है कि वो आइन को बालातर रखने के लिए, आइन की सरबलंदी के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो अब ये दोनों चीजें उनसे मंसूब की जा रही हैं। तो मैं तो खैर पुरुमीद हूँ कि जस्टिस फायज ईसा ने आज तक जितने भी इम्तिहान थे उनमें बड़ी कामयाबी से वो निकले हैं, और एक ऐसा रास्ता उन्होंने अपनाया है। एक तो कभी कोई कंट्रोवर्शियल कोशिश नहीं की उन्होंने कोई स्टेटमेंट देने की, और आइन की सरबलंदी की बात आई, आइन की सालगिरह की बात आई, तो वो अकेले जाके पार्लियामेंट हाउस में बैठ गए कि क्योंकि आइन की सालगिरह थी। तो इसी तरह जो है अगर एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत की बात हुई तो तब उन्होंने सबसे, उस वक्त सारे जज जो थे एस्टेब्लिशमेंट से मिले हुए थे, लेकिन उन्होंने अकेले आवाज बुलंद की। तो मेरा ये ख्याल है, तवक्को करनी चाहिए कि वो अपने दौर में जितनी रिफॉर्म्स का वो कह रहे हैं वो जरूर करेंगे,
और ये भी तवक्को करनी चाहिए कि वो सिविलियन सुपीरियरिटी और सॉवरेनिटी की भी बात करेंगे, और साथ ही साथ जो एस्टेब्लिशमेंट का जो रोल है, जैसे उनकी पहले राय थी उसके लिए कर लेंगे, वही राय रखेंगे। मज़हर अब्बास साहब, आप कैसे रीड कर रहे हैं ये जो मौजूदा पिटीशन है, और जैसे सुहेल वड़ायत साहब अभी कह रहे थे, आप उसे अग्री करते हैं? देखिए, कोई पिटीशन, और ये मेरा ख्याल है हम मीडिया को सोचना चाहिए और देखना भी चाहिए, कोई पिटीशन उस वक्त तक खबर नहीं होती जब तक वो एक्सेप्ट ना हो जाए। ये जो होती है ना, ये बहुत से इस तरह के लोग हैं हमारे यहाँ। हम अखबारों में मजहर साहब, ये हमारी पहले से ये पॉलिसी तय होती थी कि जिस दिन तक वो पिटीशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं होती, जी बिल्कुल, उस वक्त तक हम उसको खबर भी नहीं देते। जी मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने कोर्ट रिपोर्टिंग के दौरान भी ये स्टैंडर्ड होता था कि उस वक्त तक उसकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक वो एडमिट ना हो जाए, एक्सेप्ट ना हो जाए। लेकिन हमारे यहाँ बहुत से किरदार रहे हैं, मैंने खुद देखा है ऐसे किरदारों से, उनसे बात भी की है। 98 में हमने देखा था एक साहब को जाके 5 स्टार होटल में इस्लामाबाद में कराची से बैठा दिया गया था, रोज़ एक पिटीशन उनसे फाइल करवाई जाती थी। फिर क्योंकि वहाँ 2 सुप्रीम कोर्ट चल रही थी तो वहाँ एक फ़ैसला होता था, वर्बल पिटीशन एक्सेप्ट हो जाया करती थी। इस तरह का मजाक भी देखा है। फिर कराची में भी मैंने देखा है, सुप्रीम कोर्ट में ही देखा है, एक ऐसे साहब थे जो जाके पिटीशन उनसे, और ये पिटीशंस इनसे फाइल करवाई जाती थी। ये पिटीशंस खुद फाइल नहीं करते थे, इनकी अपनी कैपेसिटी का भी पता होता था। तो हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में, और जिस तरह फ़ाइज़ ईसा साहब की अभी बात की, रीमा ने भी, सुहेल साहब ने भी, देखिए सुप्रीम कोर्ट बहुत टेंटेड हो गई है, सुप्रीम कोर्ट बहुत पॉलिटिसाइज हो गई है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाले चीफ जस्टिस की बहुत है कि उन्हें वो सैंक्टिटी सुप्रीम कोर्ट की वापस लानी पड़ेगी जो नोन थी सुप्रीम कोर्ट। यानी नोन से मुराद ये कि उसे ये बताना पड़ेगा, हमारे यहाँ जो कोर्ट रिपोर्टिंग है इस वक्त, वो इतनी सबसे ज़्यादा हाई प्रोफाइल रिपोर्टिंग इस वक्त कोर्ट रिपोर्टिंग हो गई है, जबकि ये बहुत कम होता था, इसलिए कि लोग खौफजदा होते थे, डरते थे कहीं सब जुडिस ना हो जाए मैटर। लेकिन अब हमने इतनी ज़्यादा पिटीशंस जो हैं वो यही डिस्कस होती हैं 7 से 11 तक प्रोग्राम्स में, ज़्यादातर हर दूसरे दिन यही टॉपिक्स होते हैं। बुलेटिन्स में भी ट्रांसमिशन ये तय कर, देखिए अभी ज़्यादा पुराना नहीं है अलीना, ज़्यादा पुरानी कुछ अरसे पहले की बात है, जो सिंध हाई कोर्ट के गालबन पिछले चीफ जस्टिस थे, उन्होंने ये डायरेक्टिव दी थी कि मेरे कोर्ट रूम की खबर कोई नहीं जाएगी अनटिल अनलेस कोर्ट खुद इशू ना करे वो खबर। ये अभी मेरा ख्याल है लास्ट पिछले चीफ जस्टिस थे या मौजूदा, मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा, लेकिन उनके दौर में उनकी जो ऑफिशियल खबर अगर रिलीज होती थी वरना नहीं। सर ये थोड़ा सा आई थिंक डिबेटेबल नहीं है कि कितनी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए। मैटर ऑफ सब जुडिस, चीज के ऊपर देखिए इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी की मूवमेंट के बाद हमने ये देखा कि एक फॉर ग्रांटेड चीज़ें ले ली गई, फिर सुप्रीम कोर्ट बहुत ग्लैमराइज हो गई, यानी टिकट्स चलने को वो बड़ा वो होते थे। ये यहाँ तक देखा कि कोर्ट रूम में ये पूछा जाता था कि चैनल्स आ गए नहीं आ गए, रिपोर्टर्स आ गए नहीं आ गए। तो जब सुप्रीम कोर्ट का ये बिहेवियर हो जाए, इस तरह की चीज़ें हो जाए, सर वो तो पर्सनैलिटीज़ का बिहेवियर आप कहें या एक्टिविज्म नहीं, उससे क्लाइंट इफेक्ट होता है। मैंने खुद देखा है सुप्रीम इस्लामाबाद में ये बैठे हुए कि एक क्लाइंट ने खड़े हो गए ये बात की कि जी अभी तो मैंने आर्गूमेंट शुरू ही नहीं किए, आप टेलीविजन पर टिकट्स चल रहे हैं उसके हवाले से। तो ये सैंक्टिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को रिस्टोर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि ये पिटीशन, अगर ये पिटीशन एडमिट हो जाती है, एक्सेप्ट हो जाती है, तो आई विल बी सरप्राइज्ड। जिस तरह मैंने आपको याद है कि मैंने कहा था जो रेफरेंस जो ऑन चौधरी वाली वो थी, वो इसीलिए एतराज़ लगा के, इसलिए कि आप जो रेफरेंस, जब किसी पार्टी पर पाबंदी लगाने की कोई इंडिविजुअल नहीं फाइल कर सकता। सही, लेकिन ये बात तो आपने बड़ी दिलचस्प कही, और मैं साफ़ी साहब की तरफ लेके जाना चाहूँगी कि साफ़ी साहब, ये जब मज़हर अब्बास साहब कहते हैं कि कुछ पिटिशंस होती हैं जिनके पीछे मकासद भी होते हैं, और कुछ होती हैं जो कंट्रोवर्सीज जनरेट करने के लिए भी होती हैं, तो आपको इसमें कहीं ऐसा इशारा तो नहीं मिलता? नहीं, ये तो अपनी जगह पे है। मसलन कुछ लोग हैं ऐसे, कुछ को इस्टेब्लिशमेंट ने रखा हुआ था, कुछ को मुख्तलिफ जमातों ने रखा था, कुछ को अपना शौक़ है
उनसे कोई मुफीद काम नहीं होता, ना खुद कोई क्रेडिबल वकील होते हैं, तो अपने आप को मीडिया में लाने के लिए अब मसलन ये वाला जो मामला है तो एक नामुनासिब सी मिसाल है। हमारे पश्तो में कहते हैं कि अगर कोई आपको तवज्जो नहीं देता तो नऊजुबिल्लाह जाके मस्जिद में गंदगी फेंक दो, तो लोग सारा आपका जिक्र करने लगेंगे। तो ये कुछ लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, इस तरह के पिटीशन वो दायर करके। और फिर कुछ हमारे जज साहिबान को भी, और शायद उसकी ये भी एक वजह है कि ये जो जजेस वकला की सफ़ों से आते हैं और पॉलिटिकल बेसिस पे आते हैं, कुछ का पॉलिटिकल पस मंज़र होता है, तो एक तो उसमें कुछ को मीडिया पे आने का पहले से जब आदत होती है, एक नशा होता है, तो फिर जज बनने के बाद भी वो आदतें नहीं जाती। और फिर खुसूसन इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर से ये रुझान बहुत बढ़ गया था। और कुछ हम लोग भी अब मसलन आज दूसरों का एहतसाब करने से पहले आज हमें अपना मुहासबा करना चाहिए। मसलन आज हमने किस बुनियाद पे इसको मौजू बना दिया, आज इस मुल्क में और कितने अहम मौजूआत हैं। और आप देखें कि ज़िला कुरम में 3 दिन से जंग जारी है, और ऐसे कि जिस तरह 2 मुल्कों की जंग हो रही हो, या पाकिस्तान के अंदर और बहुत सारे मसाइल है। ये उस रोज का वो इशू था। सर 6 दिन हफ्ते में हमारा शो होता है, हम हर रोज डिस्कस करते हैं मुख्तलिफ इशूज को, हर रोज 2 इशूज डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर एक बड़े इदारे में हलचल है और उस इदारे में जहां पर सारा पाकिस्तान वहां का रुख करता है, अपनी प्रॉब्लम्स लेके जाता है, और हालिया दौर में तो खासकर जब हमें असम्बली में भी कुछ नजर नहीं आता, वहां की प्रॉब्लम्स भी हम लेके जाते हैं, तो फिर अंदरूनी सियासत उनकी डिस्कस करनी तो बनती है। नहीं, अभी आप अपनी जो है ना उर्दू दानी की से मुझे नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कर रही, मैं तो आपको बता रही हूँ सर। इससे पहले आपको सवाल नहीं अच्छा लगा सर, आंखों पर देखें, कानून की माहिर भी बैठी हुई है, उसने भी आपको बता दिया यहाँ पे कि जब तक एक पिटीशन या एक इस तरह की दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं होती तो वो खबर नहीं करार पाती। और 2 हमारे सहाफत के मैदान के शहसवार और हमारे उस्ताद, उन दोनों ने भी आपको बता दिया कि जब तक वो सबमिट नहीं होती तो उस वक्त तक उसको खबर के जुमरे में शुमार नहीं किया जा सकता। तो हमने आज एक गैर खबर को खबर बना दिया है। तो सर वो साहब पूरा सवाल तो पढ़ लेना, हमने तो पिटिशन को डिस्कस जरूर कर रहे हैं, लेकिन सवाल हम ये पूछ रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट की अंदरूनी सियासत है, आने वाले सुप्रीम कोर्ट के दौर के लिए, नए चीफ जस्टिस के लिए, क्या वो एक बड़ा इम्तिहान होगा या फिर आसानी से चीज़ें स्मूथ आउट हो जाएंगी, या जिस तरह से इस तक एक बहरान बना हुआ है उससे निकलना बड़ा मुश्किल होगा। चले आपकी राय सर आंखों पर, सर आपकी राय सर आंखों पर, बड़े काबिल एहतराम है आप। फिर ब्रेक ले लें, अगले सवाल पे चले जाते हैं, ठीक है? ब्रेक लेके अगले सवाल पे चले जाते हैं। सलीम साफी साहब, मजहर अब्बास साहब, सोहेल बड़ायत साहब, रीमा उमर साहिबा की राय आपने जानी है। छोटी सी ब्रेक लेंगे, दूसरे सवाल के साथ हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम लोग ये डिस्कशन करने लगे हैं कि आने वाले दिनों में मुल्क का सियासी मंजरनामा क्या होगा। अब जी इलेक्शंस की तैयारियां अपेरेंटली सब ने करनी है और इस सिलसिले में बयानात भी आ रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने गुज़श्ता रात शाहज़ेब खानज़ादा साहब के शो में एक इशारा दिया कि वक्त से पहले असम्बली तहलील की जा सकती है। इसी तरह आज नवीद कमर साहब ने भी गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि पीपल्स पार्टी की तजवीज़ है कि 8 अगस्त को असम्बली तहलील कर दी जाए, तोड़ दी जाए। अब इससे होगा ये कि अगर पहले असम्बली तोड़ते हैं वक्त से पहले तो फिर 90 दिन का 3 महीने का टाइम मिल जाएगा इलेक्शंस की तैयारियों के लिए और बाकी सब चीज़ों के लिए। लेकिन जो सारा का सारा माहौल चल रहा है, पीडीएम हो, पीपल्स पार्टी हो और इलेक्शंस के सिलसिले में जो इनका स्टांस है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको बाय नहीं कर रही। वो कह रही है, ख़ासकर ये जो मौलाना भी अब आवाज़ उठा रहे हैं, इनकी आपस की चपकलिशी जो खबरें आ रही हैं, ये सारा झूठ है, ये ड्रामा है और ये एक हरबा है क्योंकि इलेक्शन से फ़रार चाहते हैं इसलिए। अब पूछ अपने तज्ज़ियाकारों से हम ये रहे बुनियादी सवाल के तौर पर कि क्या तहरीक इंसाफ का इल्ज़ाम दुरुस्त है कि ये इस साल इलेक्शंस नहीं करवाना चाहते, लेकिन जनरली सियासी मंजरनामे के ऊपर भी आगे क्या वो शक्ल इख्तियार करेगा, हम डिस्कशन करेंगे। सलीम साफी साहब, आप क्या समझते हैं, क्या तहरीक इंसाफ सही कह रही है या फिर इलेक्शंस इस साल हो जाएंगे, असम्बलीज ये लोग तहलील करेंगे? क्या चल रहा है इस्लामाबाद में?
नहीं, एक तो ये कि इनका इख्तलाफ ड्रामा नहीं है, बल्कि ये जो आपस में इकट्ठे बैठे थे और मुस्कुराहटों का तबादला करते थे और यकजान नजर आने की कोशिश करते थे, तो वो ड्रामा था। क्योंकि मफादात ने या ज़रूरतों ने इनको इकट्ठा किया था। आप देखें कि पीडीएम तो कब की ख़त्म हो चुकी थी ना। मसलन जब ये फ़ौज ने इमरान खान की सरपरस्ती छोड़ दी और उनकी हुकूमत गिरने लगी, तो उससे पहले तो पीडीएम की बानी जमात तो पीपल्स पार्टी थी, वो अलग हो गई थी, एएनपी अलग हो गई थी। उनका और मौलाना का एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी जारी थी, नून लीग की उनके खिलाफ बयानबाजी जारी थी। तो ये तो वक्ती ज़रूरत और मसलहत ने इनको इकट्ठा किया था। और ये भी बिल्कुल ऑब्वियस है, फिर जब हुकूमत साजी हो रही थी तो उसमें मौलाना साहब ने पीडीएम को खुद दफन कर दिया। क्योंकि होना तो ये चाहिए था कि पीडीएम के सरबराह की हैसियत से वो पीडीएम के लोगों को बुलाते और उसमें ये फैसला होता कि हमने हुकूमत ज्वाइन करनी है या नहीं करनी है, और अगर करनी है तो फिर किसको। अब उसमें ना उन्होंने आफ्ताब शेरपाओ को बुलाया, ना पीडीएम का सरबराही इजलास बुलाया, और पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ अलग बैठ के उन्होंने डील कर ली। मेरे ख्याल में अभी चंद महीने पहले तक तो आफ्ताब शेरपाओ जो पीडीएम के सीनियर नायब सदर हैं, उनकी और मौलाना की बातचीत नहीं थी। अब अगर रिसेंटली किसी वक्त सुलह हो गई हो तो हो गई हो, तो पीडीएम भी तो अमलन ख़त्म है। ठीक है। तो ये ऑब्वियस है कि इलेक्शन में पीपल्स पार्टी और नून लीग का मुकाबला होगा, उनकी न एडजस्टमेंट हो सकती है, ना उनका इत्तेहाद हो सकता है। और इसी तरह जेयूआई की भी अभी कैंपेन मालूम नहीं है कि वो नून लीग के साथ इत्तेहाद करेगी या कि नहीं, कुछ और करेगा। और फिर इस दौरान जो हुकूमत रही, तो मसलन खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त जो बदतरीन हुकूमत है और जो करप्शन के चर्चे हैं, तो उसने किसी हद तक वो पीटीआई के गुनाह भी बख्शवा दिए। निगरान हुकूमत का है ना सर, टेक्निकली तो निगरान हुकूमत ना सर, टेक्निकली तो वो हुकूमत नहीं है ना, लेकिन एतराज यही हो रहा है कि मैंडेट नहीं है उनके पास, बट काम वो फुल फ्लेज हुकूमत वाले कर रहे हैं। वो निगरान नाम की निगरान हुकूमत है, लेकिन अमलन वो जेयूआई की हुकूमत है। और इसलिए आपने देखा होगा कि अब अहमद वली खान साहब भी गवर्नर के इस्तीफा का मुतालबा कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी ने भी कर लिया। तो ये अभी एक तो ये है कि आपस एक दूसरे के मुकाबले में जाएंगे, और दूसरा अभी इनकी ग्रुपिंग वाज़े नहीं है कि इलेक्शन में फिर ज़रूरतों के तहत किसका किसके साथ इत्तेहाद होता है। अच्छा, मैं दोबारा क्विकली, अगर हमारे पास टाइम बचा तो खैबर पख्तूनख्वा के लिए स्पेसिफिकली आपके पास आऊँगी कि गवर्नर के मामले पे आगे क्या हो सकता है। लेकिन सुहेल बड़ाइत साहब, आप आगे किस तरह से शेप अप करता हुआ देख रहे हैं चीज़ों को? क्या आपको लगता है कि असम्बलियाँ वक्त से पहले टूटेंगी? और फिर ऑफकोर्स निगरान सेटअप, उसके लिए क्या मामला चल रहे हैं और क्या क्या नाम है इस वक्त फील्ड में? देखिए जी, एक तो ये सही लगता है कि असम्बलियाँ वक्त से पहले टूट रही हैं, चंद दिन पहले। और दूसरी बात यह है कि असम्बलियाँ टूटने में ज़्यादा जो किरदार है वो एस्टेब्लिशमेंट का है। और मुझे ऐसे लगता है कि नून की ख्वाहिश ये थी कि इस असम्बली को प्रोलॉन्ग किया जाए, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने उनकी इस ख्वाहिश को मेरा ख्याल नहीं माना, और अब ये तय हो गया है कि असम्बलियाँ वक्त पर टूट जाएंगी। लेकिन दूसरी बात मुझे पीटीआई की सही लगती है कि ये इलेक्शन 90 दिन में होते हुए नहीं लगते। उसकी वजह यह है कि अगर इलेक्शन जो है वो टाइम पे होने हैं, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि ना नून लीग पूरी तरह तैयार होगी, नवाज शरीफ जो है वो जस्टिस बंदियाल के जाने के बाद आएंगे, ना उनके पास कैंपेन का टाइम होगा, और ना जो है वो पीटीआई अभी तक 80% जो उसने टिकट दिए थे पंजाब असम्बली पे, वो अभी तक जो है वो पीटीआई के साथ हैं। और इसी तरह कौमी असम्बली के भी जो उम्मीदवार हैं वो पीटीआई के साथ हैं। तो जब तक इसका मतलब ये होगा कि पीटीआई जो है वो शहरों में बहुत भारी अक्सरियत से जीत जाएगी, और देहात में जो है वो कहीं नून जीतेगी, कहीं और जीतेगा। और इस बात का बड़ा चांस है कि अगर इसी तरह इलेक्शन करवाए गए बगैर इसी जो माहौल मौजूदा चल रहा है, तो उसमें तो पीटीआई को एज हासिल होगा। अच्छा सर, ये बताएं तो फिर आप क्या इशारा देना चाह रहे हैं कि निगरान सेटअप लंबा खींचेगा? मुझे ये लगता है कि निगरान सेटअप जो है वो लंबा खींचेगा,
लंबा इन्हें करना पड़ेगा। और जाहिर है जिस तरह 2018 में नून के साथ हुआ, उसी तरह मुझे लगता है कि पीटीआई के साथ होगा कि एक हल्के के ऊपर जो है वो जिस तरह पिछली दफा 2018 में किया गया था तहरीक इंसाफ के लिए कि पैनल बनाए जाएंगे, बाकायदा उनको मैदान में उतारा जाएगा और पीटीआई जो है उसको बेअसर किया जाएगा, तभी जाकर ये इलेक्शन करवा सकते हैं, वगैरह ना तो पीटीआई जो है वो हुकूमत में आ जाएगी। बहुत ही मायूब है। वैसे मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी क्विकली सर, ये 60 दिन में मायूब तो कोई नहीं सर, मायूब तो कोई नहीं। देखो असल बात तो ये है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में ही ये हो सकता है जो एक इंडिपेंडेंट मुल्क होता है उसमें तो जो जिसकी पॉपुलैरिटी हो वही होता है, लेकिन हमारे मुल्क में जाहिर है कबूलियत और मकबूलियत साथ साथ चलते रहे हैं, और अगर सिर्फ मकबूलियत हो तो कबूलियत ना हो तो नहीं काम बनता। चले मैं बाकी सबसे भी जरा ये पूछती हूँ, मेरी रिजर्वेशंस हैं इसलिए मैं बाकी सबकी भी राय इसके ऊपर चाहूंगी, लेकिन सर क्विकली ये बता दीजिएगा जरा हमारे ऑडियंस को एक्सप्लेन करें, 60 दिन क्यों नहीं, वक्त से पहले करके 90 दिन क्यों चाहती है हुकूमत आपके ख्याल में? कैंपेन लंबी करना चाहते हैं। अच्छा। वक्त चाहते हैं। रीमा, मायूब नहीं अगर निगरां सेटअप को लंबा खींचे तो? अलीना, मेरे पास ना खबर है कोई, ना इस पे मेरा कोई एक्सपर्टीज है, ना मैं लोगों से मिलती हूँ जो मुझे पता हो क्या सब सोच रहे हैं, लेकिन मेरी राय में आईनी तौर पे मेरी नज़र में नामुमकिन होगा एक एक्सटेंडेड केयर टेकर सेटअप को लेजिटिमेसी हासिल होना। मेरा नहीं ख्याल कोई भी सुप्रीम कोर्ट का कोई भी बेंच आप बना दें वो ऐसे किसी सेटअप को लीगलाइज कर सकता है या कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिटिमेसी दे सकता है। ये जो प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शंस थे ये मुख्तलिफ थे क्योंकि आइन में कुछ प्रोविजंस में आपको इनकंसिस्टेंसी नज़र आ रही थी, तो मैं उससे भी एग्री नहीं करती, लेकिन मेरा ख्याल है फिर भी एक लीगल केस बनाया जा सकता था कि आप इलेक्शंस करवाएं, लेकिन एक्सटेंडेड केयरटेकर सेटअप का मेरी नज़र में आइन में कोई प्रोविजन नहीं है। और अगर आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत जो है वो कुछ दिन पहले नेशनल असेंबली डिसॉल्व करेगी ताकि उन्हें 1 महीना एक्स्ट्रा मिल जाए, तो लॉजिकली मुझे समझ नहीं आती कि वो 1 महीने का क्या करेंगे अगर उन्होंने एक्सटेंडेड केयरटेकर सेटअप ही रखना है। सो मेरी राय में अगेन ये उस तरह से इन्फॉर्म्ड राय नहीं है। अभी चीज़ें बहुत अप इन द एयर हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो अगले कुछ महीनों में हो सकती हैं जो डिटरमिन करेंगी कि आगे कहाँ हम जाएंगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगली, डेमोक्रेटिकली, प्रिंसिपली इलेक्शन इस साल हर हालत में होने चाहिए, और अगर नहीं होते, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हो चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट हो, मेरा ख्याल है अवाम को अब चीजें अपने हाथ में भी लेने की जरूरत है, क्योंकि आप ये जो आपने प्रोविंशियल इलेक्शंस के बाद किया, ये आप नेशनल इलेक्ट नहीं, क्योंकि लीना ये एक बहुत व्हाट डू यू मीन जब आप ये कहती हैं कि आवाम को हाथ में लेने की चीजें जरूरत है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा। तहरीक अलीना, तहरीक चलनी चाहिए इसके खिलाफ, अनकॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप्स के खिलाफ। इवेंचुअली सिर्फ हुकूमत या आपकी एस्टैब्लिशमेंट तो चीजें हर चीज नहीं कर सकती ना, आपकी मीडिया है आपके मुल्क में और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मूवमेंट्स हैं, उनको भी अपना कुछ स्ट्रेंथ दिखाने की जरूरत है, क्योंकि इलेक्शन नहीं तो डेमोक्रेसी नहीं है लीना, फ्रैंकली। मजहर अब्बास साहब, ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, ये थोड़ा हमें समझाइएगा। 60 नहीं 90 दिन क्या कर लेंगे इसमें? देखिए, आपके कौमी तराने में है ना, पाक सरजमीन का निशान क़ुव्वत अवाम, जो कि कभी भी नहीं होगा। सीधी सी बात है, अगर इलेक्शन वक्त पे नहीं होते तो पाकिस्तान के आइन को दफन कर दें, क्योंकि ये नहीं हो सकता। ऑलरेडी देखिए बहुत क्वेश्चनेबल है ऑलरेडी जब पंजाब असेंबली और केपी असेंबलीज वाला इशू। अब ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट चल रही है पंजाब केपी में, मेरे नुक्ता नज़र से तो आइनी नहीं है। इसी तरीके से अगर आगे चल के मरकज़ी इलेक्शन में भी यही होता है तो इलेक्शन की लेजिटिमेसी ऑलरेडी क्वेश्चनेबल है। आगे जो सूरत हाल बन रही है और ज़्यादा होगी, इसलिए और जो इंटरनेशनल प्रेशर है, आपका IMF का मसला है, दूसरे मसले हैं, मुझे नहीं लगता है कि इलेक्शन वक्त से आगे जाएंगे। मुझे लगता है कि इलेक्शन बिल्कुल वक्त पे होंगे। असेंबलियां अगर पहले तहलील हो जाएं तब भी कोई मसला नहीं होता, लेकिन इलेक्शन आगे नहीं जा सकते। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन आगे जाएंगे। सांप सीढ़ी का खेल है, हंग पार्लियामेंट आएगी,
एक हंग पार्लियामेंट जब आएगी तो इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी इजी होता है खेल, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए भी इजी होता है, बारगेनिंग होती है पार्टीज़ में, इत्तेहाद में। यही जो आज लड़ रहे हैं, इलेक्शन के बाद इत्तेहादी नज़र आएंगे आपको। पीटीआई किस शक्ल में सामने आती है, हमें देखना है कि पीटीआई को कितना स्पेस मिलता है। अगर उन्हें उस तरीके से निगरान सेटअप का कितना अमल दखल होगा और कितना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, निगरान सेटअप का बहुत ज़्यादा अमल दखल नहीं होगा। असल चीज़ देखें, देखना क्या है, मीडिया कितना आज़ाद होगा। अच्छा, मीडिया को क्या ये इजाज़त होगी कि पाकिस्तान की हर सियासी जमात को और हर सियासी लीडर को जो है वो बोलने की आज़ादी हो, इलेक्शन कैंपेन की आज़ादी हो। अगर ये नहीं होता और आप किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ को कब करते हैं, अलाउ नहीं करते, उसके ऊपर उस तरीके का उसको फ्री हैंड नहीं मिलता, तो फिर जाहिर है जिस तरह मादी में इलेक्शंस पे सवालात उठते हैं, इन इलेक्शंस पे होगी। इसलिए मुझे लग रहा है कि इलेक्शन की लेजिटिमेसी को बनाया जाएगा उसको, क्योंकि दुनिया भी देखेगी इलेक्शंस, इन पाकिस्तान के इलेक्शंस को, और इसलिए हर कोई इस वक्त चाहता है, दोज हु मैटर्स, कि इलेक्शन वक्त पर हो जाए। और बाय एंड लार्ज नजर पूछ लेते हैं सबसे, साफी साहब आप इत्तेफाक करते हैं? देखिए, एक तो मेरी दानिश में ये मुल्क 2017 से आइन के मुताबिक नहीं चल रहा है, सही, बल्कि एक डिफेक्टो निज़ाम के तहत चल रहा है। आप मसलन मज़र अब्बास साहब ने मीडिया की आज़ादी की बात की और यकीनन वो एक यार्ड स्टिक है, लेकिन हम सबको पता है कि 2018 के इलेक्शन में हमें पोलिंग एजेंटों को निकालने और RTS के फ़ैल करने की इजाज़त नहीं थी, और जब मैंने वो बात की तो मुझे ट्रांसमिशन से निकाला गया। फिर मैंने एक कालम लिखा, उसकी बुनियाद पे उन्होंने जियो बंद कर दिया, जिसमें हमने कालम उसका रुदात लिखा था। उसमें सुहेल वड़ाइश साहब भी गैरत पे आ गए, इन्होंने भी इस्तीफा दिया था एहतिजाजन। ये सारी चीजें, अच्छा, ये अंदर की बातें खुल के सामने आ रही है, इंकशाफात का सीजन। इलेक्शन पे मैंने मौलाना फजलुर रहमान और अख्तर मैंगल के इंटरव्यू किए, उसको चलने नहीं दिया गया। और उन सालों में जो कुछ होता रहा, तो इस दौरान न इलेक्शन कमीशन आजाद रहा, न बाकी आजाद रहे, एक डिफेक्टो निजाम के तहत अब चल रहे। सर, आगे के लिए आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? देखिए, सरेदस्त तो अभी जो रूलिंग पार्टीज है वो भी कह रही हैं और इस्टेब्लिशमेंट भी ये कह रही है कि इलेक्शन वक्त पे होंगे, और वक्त से मुराद वही 90 डेज है। लेकिन इसमें एक लेकिन वो बनता है, मसलन अब सेंसस भी आइन का तकाजा है। अब पिछले सेंसस को तो तकरीबन सब ने मुस्तरद किया था और पिछले इलेक्शन के लिए उसकी आर्जी इजाजत दी गई थी। मौजूदा जो सेंसस हो रहा है उस पे अभी से कराची को भी एतराज है, बाकी लेकिन डाल दिया आपने दरमियान में सलीम साफी साहब। हमारा पैनल इसके ऊपर डिवाइडेड है, अपनी राय हमें सोशल मीडिया पर बताइएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।